और मीडिया अभी तक, भारतीय जो मीडिया है वह एक्सक्लूजन पर टिका हुआ है, वह लोगों को बाहर रखने में, वह जातिवादी है, वह पितृसत्तात्मक है, यह हमें मान के चलना पड़ेगा। मेरा नाम अभय कुमार है और आज मैं भाषा सिंह जी से बात करने जा रहा हूं। भाषा जी को आप सब लोग जानते हैं। वो लंबे समय से तकरीबन 20 सालों से भी ज्यादा वक्त से वो पत्रकारिता में हैं। उन्होंने अमर उजाला, नवभारत टाइम्स, आउटलुक, नई दुनिया और अभी न्यूज क्लिक के साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे मेन स्ट्रीम अखबार में उन्होंने काम किया है। और इसके अलावा भाषा जी ने जो सफाई कर्मचारी के जो मसाइल हैं उसके ऊपर भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। उनकी किताब जो थी अदृश्य भारत, जिसे अंग्रेजी में अनसीन के नाम से भी पेंगुइन ने छापा, इस किताब के बारे में भी आप उनको जानते हैं। भाषा जी का ताल्लुक जो है लखनऊ से है। उन्होंने वहां से बीए और एलएलबी की पढ़ाई की है। और आप सब लोगों को पता है कि नेशनल प्रेस डे वो एक ऐसा मौका होता है जहां पे मीडिया को बात करनी चाहिए कि मीडिया कितना फ्री है, मीडिया के रास्ते में कितनी रुकावटें हैं। लेकिन आजकल का जो मीडिया है वो सिर्फ सरकार की तर्जुमानी करने के अलावा और कुछ नहीं करता है। आपने किसान आंदोलन में देखा। तो आज भाषा जी से बात करेंगे। भाषा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। जी नमस्कार सभी जी साथियों को। जी, तो भाषा जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये है, नवंबर को नेशनल प्रेस डे मनाया गया और मुझे तो नहीं लगता कि मेन स्ट्रीम में इस डे को इतना सीरियसली लिया गया और इसको इस पे लेके बहुत सारी बातचीत हुई। तो आप कुछ अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? जी सबसे पहले तो एक बहुत अहम मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं। कम से कम जब हम और आप बात कर रहे हैं तब एक खेमे में मीडिया की जो भूमिका है उस पर काफी स्पष्टता है। मतलब ऐसा नहीं है कि भ्रम की स्थिति है। और खास तौर से जिस तरह से किसान आंदोलन को जो मुख्य धारा का या कॉरपोरेट मीडिया है उसने दिखाया, और अब वह गले की फांस बन गई है उसकी खुद की कवरेज। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक आकर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेते हैं, उसके बाद जो मीडिया है वो किस तरह से गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, ये अब बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को दिखाई दे रहा है। जो आप बात कर रहे हैं नेशनल प्रेस डे का, पत्रकार के तौर पे लोगों को याद रहे ना रहे, लेकिन आप देखिए कि उस पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पत्रकारों को बधाई देते हैं। और इस दिन प्रेस परिषद का गठन हुआ था, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक संस्था है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, रिटायर्ड जज, वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इस समय भी ऐसा ही स्थिति है। लेकिन आप पाएंगे कि ये जो पूरी की पूरी एक स्वायत्त संस्था के तौर पे जिसे खड़ा किया गया, जिसके नाम पर नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है, काफी खर्चा भी सरकारी खेमा हल्का करता है। उस दिन भी और उससे पहले भी यह जो परिषद है, यह जो प्रेस काउंसिल है, यह पूरी तरह से बेमानी साबित हुई है कि यह पत्रकारों को छोड़िए, मीडिया के पक्ष में पत्रकारिता को जो संकट है उसके बारे में एक लफ्ज, एक शब्द कहने लायक इसने खुद को नहीं रखा है। खुद ही नहीं कह रही, ये मैं नहीं कह रही हूं। आप इसकी जाके साइट पे देखिए कब इसने आखिरी बार ट्वीट किया, किसके लिए ट्वीट किया। और मुझे लगता है कि सबसे बुनियादी चीज जो आज हमारे और आपके सामने जो संकट है कि सिर्फ एक दो पत्रकारों को निशाने पे लिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। जब हम और आप बात कर रहे हैं, आज के अखबारों में भी जो खबर छपी हुई है जिस पर इतना नेशनल मीडिया का ध्यान भी गया, एडिटर्स गिल्ड से लेकर महिला प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से लेकर NWMI, जितने भी जो पत्रकारिता के संगठन है, पत्रकारों के संगठन है, सबने त्रिपुरा में जिस तरह से 2 युवा नौजवान महिला पत्रकारों को निशाने पे लिया गया, उनके खिलाफ जो पूरा का पूरा अभियान चलाया उसमें बहुत कड़ी निंदा की, महिला पत्रकारों की सुरक्षा की बात की। ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये मुद्दा उठा। लेकिन आप पाएंगे कि जिस समय हम बात कर रहे हैं अभी भी स्थिति जस की तस है। आज अखबारों में खबर है कि त्रिपुरा में HW, जिस न्यूज घराने से ये दोनों युवा पत्रकार जुड़ी हुई हैं,
उनके एडिटर को सम्मन किया है त्रिपुरा पुलिस ने कि वह बताएं उनके बारे में। तो ये जो हैरेसमेंट का दौर है कि अगर मैं बतौर पत्रकार अपने पेशेगत काम कर रही हूँ, एक पत्रकार का पेशेगत काम क्या है कि जो समाज में घटित हो रहा है, जो हमारे सामने है, उसके बारे में हम रिपोर्ट करें, बात करें, एक विश्लेषण करें। अलग अलग चरण हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर न्यूज एनालिसिस से लेकर उसके अलग अलग फॉर्म्स में हम उसको शेयर करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, संवाद स्थापित करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन आज के दौर में सबसे बड़ा, सबसे तीखा खतरा उन पत्रकारों पे है जो पत्रकारिता करना चाहते हैं, उन मीडिया घरानों पर है, वो छोटे हों, बड़े हों, डिफरेंट न्यूज चैनल हों, डिफरेंट वेब पोर्टल्स हों, अलग अलग जगहों पे आवाज उठाने वाले हों, कि आपको उनको उनके ऊपर सीधे सीधे गाज गिर रही है। और इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वह देश के गरीबों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का हो रहा है। क्योंकि अब यह माहौल बना दिया गया है कि अगर दलितों पर हमला होता है, आप देखिए, मैं लखनऊ से आती हूँ, उत्तर प्रदेश में हाथरस की घटना हुई। हाथरस की घटना ने देश के बड़े पैमाने पे लोगों को हिलाया, क्योंकि हाथरस की जो बेटी के साथ हुआ, जिस तरह से उसकी लीपापोती करने की कोशिश की, मीडिया ने उसको कोशिश की पेश करने की, लेकिन हुआ क्या कि हाथरस कॉन्स्पिरेसी बना दिया योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। पत्रकार जो रिपोर्टिंग करने जा रहे थे, पहले उनको घुसने नहीं दिया जा रहा था। हम 3-4 बार गए, वहां बहुत मुश्किल से मिले, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी कील गाड़ी सदीक कप्पन को गिरफ्तार करके, और यह पूरा का पूरा स्टोरी बनी कि आप आज की तारीख में अगर गूगल भी करेंगे हाथरस को, तो आपको हाथरस की दलित बेटी के साथ न्याय हुआ है, वह केस कहाँ चल रहा है, उसका परिवार किन समस्याओं से जूझ रहा है, इसके बहुत कम खबरें मिलेंगी। वजह, उसके बाद भी अनगिनत घटनाएं हुई हैं महिलाओं के साथ, दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ, लेकिन एक खौफ का माहौल बनाने की कोशिश है कि हम तो यही करेंगे, लेकिन तुम वह दिखा नहीं सकते। इसकी ताजा मिसाल त्रिपुरा है। त्रिपुरा में किसने दंगा फैलाया? वो दंगा नहीं था, किसने हिंसा फैलाई, बहुत प्लान्ड वे में हिंसा फैली है, जलाया गया है, सारे के वीडियोज हैं, पुलिसकर्मी नारा लगाते हुए हैं, वहां पर सब कुछ है। लेकिन अगर मैं और आप वहां जाकर दिखाने की कोशिश करेंगे, तो जिस तरह से समृद्धि और स्वरा को निशाने पे लिया है, शायद हो सकता है हश्र हो। तो ये एक शूटिंग द मैसेंजर वाला जो पूरा का पूरा माहौल बना हुआ है, यह लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बना है, मेरा ये मानना है। अभय भाषा जी, आपने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का भी नाम लिया। हम लोग भी पत्रकारिता में जब पढ़ते थे तो उसकी आलोचना में ये कहा जाता था कि वो डिफंक्ट हैं या बहुत एक्टिव नहीं है, लेकिन आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, बेईमानी, मतलब डिसऑनेस्टी। तो कुछ जरा इस पे और खोल के बताइए, क्योंकि नए जो पत्रकार हैं वो उनको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, और डेमोक्रेसी भारत में 50, 60, 70 साल पुरानी है, तो ये संगठन क्यों नहीं वो अपना, कहते हैं ना, लिविंग अप टू एक्सपेक्टेशन, वो लोगों के जो भावनाएं हैं जो उनके ऊपर क्यों नहीं खरा उतरता है? देखिए, इसका जो पूरा का पूरा ढांचा बना हुआ है, जो आज की तारीख में ढांचा बना हुआ है, उसमें कोई पत्रकार बॉडी, पत्रकारों का जो दल है, उसकी शिरकत ही नहीं है। वहां पे आपको ना रिपोर्ट दिखाई देगी, आपको ना ट्वीट दिखाई देगा। जैसे बाकी जो लोकतंत्र के अलग अलग खेमे हैं, संवैधानिक बॉडीज हैं, चाहे वो SC/ST कमीशन की बात हो, सफाई कर्मचारी कमीशन की बात हो, या बाकी इस तरह की जो मैं बात कर रही हूँ कि या तो संवैधानिक बॉडीज या कॉजी कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज हैं, जिनका एक जमाने में रोल हुआ करता था, जिनकी एक रिपोर्ट्स का इंतजार होता था। लेकिन आप धीरे धीरे पाएंगे कि पूरी की पूरी प्रक्रिया में वह जज वहां बैठाए जाने लगे जो जज कभी कुछ नहीं करते। जो कहते हैं ना, पोस्ट रिटायरमेंट्स ऐसी पोस्ट हो गई हैं, तो जिस समय मैं और आप बात कर रहे हैं उस समय NHRC के हेड कौन है, उनकी क्या भूमिका रही है सुप्रीम कोर्ट में, किस तरह के फैसले देते रहे हैं, किस तरह से हिंदू ध्रुवीकरण के लिए वह काम करते रहे हैं, बोलते रहे हैं। तो अब ये विडंबना है कि NHRC में तक अपील करने के लिए आपको जाना अरुण मिश्रा के पास ही पड़ेगा ना, जो जो पूरे अपने कर्म टेन्योर में
कहीं भी कोई दुराव छुपाव भी नहीं रखा। एक दौर ये भी था कि जहां दुराव छुपाव लोग रखते हैं कि ठीक है भाई, हम अपना एक चेहरा ये रखेंगे, एक चेहरा ये रखेंगे, जब जरूरत पड़ेगा तो यहाँ से नकाब हटाएंगे, जब जरूरत पड़ेगा तो यहाँ से नकाब हटाएंगे। लेकिन आज के दौर में चाहे वो मीडिया में बड़े बड़े घराने हों, एंकर्स हों, या फिर इस तरह की जो संस्थाएं हैं उनके जो प्रमुख हैं, वह कोई लाग लपेट नहीं, वो शुद्ध रूप से बताते हैं कि वो सत्ता के साथ खड़े हुए हैं, हम उनके हितों की पूर्ति कर रहे हैं, हमें मीडिया से लेना देना कुछ नहीं है, उनको उनकी तनख्वाह मिल रही है, बाकी स्ट्रक्चर चल रहा है। वरना देखिए, मैं और आप बात कर रहे हैं, 16 तारीख को तो किसी ने बात भी नहीं की इस परिषद के बारे में कि ये है कहाँ, क्या कर रहे हैं। हम और आप अपील भी नहीं करते हैं। मतलब ये भी विडंबना है कि जब दो युवा पत्रकारों को साथ वहां होता है, अविनाश जो बिहार के पत्रकार हैं, जो माफिया पर, मेडिकल माफिया पे आवाज उठाते हैं, उनको जिंदा जला दिया जाता है, उनकी लाश मिलती है, और इस तरह से अनगिनत, कश्मीर उठा लीजिए, कश्मीर में तमाम पत्रकार 1-1 हजार, 1.5 हजार दिनों से जेल में बंद हैं सिर्फ एक प्रोफाइल लिखने के लिए। मणिपुर के लोगों का और पत्रकारों का कहना है, वहां जो संगठन है उनका कहना है कि सबसे ज्यादा सिडिशन के केस पूरे देश में कहीं लगे हैं पत्रकारों पे, तो वहां पे लगे हैं। तो ये जो सारा माहौल बना हुआ है कि हम और आप जो अपने पेशे, मैं यहाँ बहुत जोर देके कहना चाहती हूँ कि अगर मुझे और आपको कोई खबर मिलती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है बनारस, वहां दलितों के ऊपर यह अत्याचार हो रहा है, आप समझ ही रहे हैं मैं किस घटना की बात कर रही हूँ, जिसे स्क्रोल की सुप्रिया ने सामने रखा, या वहां के जन संदेश टाइम्स के रिपोर्टर ने बहुत बहादुरी से सामने रखा, फोटो लाए, वीडियो लाए। आज की तारीख में क्या स्थिति है? यही हमारा काम है ना कि हमें दिखाई दे कि कहीं मिड डे मील में खाना नहीं मिल रहा है तो खाना दिया जाए। अगर गड़बड़ी हो रही है तो इसे ही उजागर करेंगे ना, या सिर्फ प्रधानमंत्री जब सेना के विमान से उतरेंगे तभी हम उनका फोटो दिखाएंगे? वो भी दिखाएंगे ही, ये भी दिखाएंगे ही। लेकिन आप देखिए कि ये जो छोटी छोटी सी खबरें हैं कि मिड डे मील में अनियमितता है, ये कौन सा बड़ा पॉलिटिकल स्कैंडल है भाई? ये तो बहुत साधारण सी चीज है कि मिड डे मील में खाना नहीं मिल रहा, दलितों के पास रोजगार नहीं है। जिस समय हम बात कर रहे हैं, 2 दिन पहले 4 बच्चियां भूख से तड़पते हुए आत्महत्या कर लेती हैं, ट्रेन के आगे कूद जाती हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं जो इस समय का हकीकत है, उसे न्यूनतम स्तर पे दिखाने वाले पत्रकारों को ना बख्शा जाने, ये एक बहुत दूसरे ढंग का एक प्रेसिडेंस या एक नजीर मौजूदा सरकार पेश कर रही है कि आने वाले दिन आप और हम और हमारे जैसे अनगिनत लोग त्रिपुरा जाने से पहले, आसाम जाने से पहले, कश्मीर जाने से पहले, उत्तर प्रदेश जाने से पहले 4 बार सोचें कि अगर हम जेल गए, हमें पकड़ लिया अपनी रिपोर्ट के लिए, तो हमारे साथ कौन लोग खड़े होंगे। तो अब बतौर पत्रकार मुझे खबर की चिंता भी करनी है और अपनी भी चिंता करनी है। और आज के दौर में हम देख रहे हैं कि जो डिफरेंट मीडिया घराने हैं, जो छोटे छोटे वेब पोर्टल्स हैं, न्यूज लॉन्ड्री है, न्यूज क्लिक है, वायर है, स्क्रोल है, इस तरह के अनगिनत प्लेटफॉर्म्स, उन सब के जो पत्रकार हैं जिनके पास बहुत बड़ी पूंजी नहीं, बहुत बड़ा सपोर्ट स्ट्रक्चर नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि सच को सामने लाएं, वो सरवाइव कैसे करेंगे? उनके सर्वाइवल का मैकेनिज्म क्या होगा? क्योंकि दिल्ली के पत्रकारों के ऊपर हमला होता है तब भी हंगामा थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन जैसे ही गांव और कस्बे के पत्रकारों के ऊपर हमला होता है, उन्हें जिंदा जला दिया जाता है, गोली मार दी जाती है, उनके ऊपर एफआईआर होते हैं। गुजरात में कितने पत्रकारों के ऊपर एफआईआर हैं, हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि दिक्कत है कि कोई संस्था ही नहीं जहां पर आप एड्रेस कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा संकट है कि जो बॉडीज बनाई गई थी, उन बॉडीज को बहुत सोची समझी रणनीति की तरह पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। वह एक पद हो गया है कि हाँ, मैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन हूं, मैं जज हूं, मेरे साथ यह टीम है, बस इतिश्री वहां पर खत्म हो जाती है। मीडिया के लिए मेरा क्या योगदान है, बाकी और मुझे क्या काम करने हैं, और कोई जवाबदेही नहीं। आप और हम जाके जवाबदेही नहीं पूछ सकते कि भाई क्यों नहीं आप काम कर रहे हैं, त्रिपुरा में ये हुआ, कश्मीर में ये हुआ, मणिपुर में ये हुआ। कम से कम जो हमने संस्थाएं बनाई हैं, जो एडिटर्स गिल्ड है अभी इस समय सक्रिय है, जो प्रेस क्लब हैं, जो तमाम और यूनियनें हैं,
कम ही यूनियन हैं पत्रकारों की, लेकिन जितनी भी यूनियन हैं उन पर हम खटखट तो कर सकते हैं ना, भाई क्यों सोए हुए हो तुम, उठो बयान दो। कश्मीर के पत्रकार पे भी बयान दो, सिर्फ दिल्ली के पत्रकार पे क्यों दुखी होते हो? जब मणिपुर के पत्रकार के ऊपर हमला होता है तब भी बोलो, जब दलित पत्रकार पे हमला होता है तब भी बोलो। तो वहां कम से कम आप दरवाजा खटखटा सकते हैं, यहाँ तो दरवाजा ही बंद है, पता ही नहीं चलता, वो बिल्कुल चुपचाप चैन में सोए हुए हैं, न डिफंक्ट बॉडी की तरह ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। मुझे लगता है कि ये भी हमें देखना होगा कि हम कैसे उनको अकाउंटेबल बनाएं। भाषा जी, आपने बहुत बड़े बड़े मेन स्ट्रीम के अखबारों में आपने काम किया, आउटलुक, नवभारत टाइम्स। आपको क्या लगता है कि अखबार का जो कैरेक्टर था, जो चरित्र था, वो पहले भी वैसा ही है जैसा आज है, या कुछ उसमें बदलाव हुआ है? देखिए, शरण तो बहुत तेजी से हुआ है, और मुझे लगता नहीं कि पत्रकारिता में हमें ये कहना चाहिए, जो लोग कहते हैं थोड़े बुजुर्ग पत्रकार और संपादक, कि वह दौर बहुत गोल्डन था, वह यह था, वह यह था। वह नहीं था, हकीकत यही है। और मीडिया अभी तक, भारतीय जो मीडिया है वह एक्सक्लूजन पर टिका हुआ है, वह लोगों को बाहर रखने में, वह जातिवादी है, वह पितृसत्तात्मक है, यह हमें मान के चलना पड़ेगा। उसका बुनियादी स्वभाव है। वहां दलितों की, मुसलमानों की, आदिवासियों की, हाशिए के जो समाज है उसकी, उसका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, उसकी एंट्री ही नहीं है। और खासतौर से मैं बात कर रही हूँ तो हिंदी पट्टी में तो बहुत ज्यादा है। हमारे पास महिला पत्रकार ही नहीं रहे, महिला संपादक ही नहीं रहे। जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी तब पहली बार तो हमें लड़ाई करनी पड़ी कि भाई महिलाओं के लिए अलग से शौचालय होना चाहिए। बहुत हंगामा हुआ। पहली नौकरी मेरी दिल्ली में थी, तब समझ ही नहीं आया कि अरे क्यों अलग से टॉयलेट क्यों चाहिए। फिर छोड़ने के लिए नाइट शिफ्ट करना है तो अलग से हमें छोड़ने के लिए गाड़ी जाए और हमें पहले छोड़ दे या घर के पास तक छोड़े। मैं ये छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ आपको, ये अभी भी है स्थिति। ऐसा नहीं है कि ये 96 97 की आपको मैं बात कह रही हूँ, लेकिन वहां से लड़कियां, महिलाएं लड़ते भिड़ते यहाँ तक पहुंची हैं। उस समय कम से कम ये था कि आप, खबरों पर इतना तगड़ा कब्जा नहीं था क्योंकि पैसे का इतना कब्जा नहीं था। जिस समय मैं और आप बात कर रहे हैं इस समय देखिए, जो पी साईनाथ का अध्ययन है, वो भी हालांकि पुराना है, अभी का अध्ययन होगा तो और ज्यादा निकलेगा। उनके हिसाब से जो कॉरपोरेट मीडिया है या जो बड़े बड़े घराने हैं, उनका जो पत्रकार है, हर दूसरे से तीसरा पत्रकार अपनी तनख्वाह अंबानी से पा रहा है। यानी जो क्रॉस होल्डिंग्स है यहाँ मीडिया में, अब आप देखिए, अगर अंबानी और अडानी मीडिया को ओन कर रहा है, उसका मालिक है, तो हम और आप अंबानी और अडानी के खिलाफ कैसे खबर करेंगे? हम और आप किसान आंदोलन के ऊपर कैसे खबर करेंगे? क्योंकि किसान आंदोलन तो खुल के कह रहा है कि दो लोग हैं जिन्होंने देश को बर्बाद कर रखा है। वहां किसान आंदोलन ने तो अंबानी और अडानी का नाम लिखकर उनके सारे प्रोडक्ट्स का बायकॉट का घोषणा कर दी। तो अगर मैं अंबानी और अडानी के पत्रकार हूँ, उसके चैनल के तहत काम कर रही हूँ, मेरे चैनल में उनका पैसा लगा है, तो भला मेरा मालिक मुझे अपने ही खिलाफ खबर लाने के लिए कैसे इजाजत देगा? अब आप ये भी समझिए, एक तो यह दिक्कत है, और दूसरी तरफ जो विचारधारा का भयानक संकट है कि इस समय कुछ पत्रकार, जिसमें बहुत बड़े संख्या में जो टीवी चैनल्स में दिखाई देते हैं, जो बड़े बड़े अखबार हैं, खासतौर से मैं नाम लेके कहना चाहूंगी कि दैनिक जागरण, अमर उजाला, इसने अपनी पहली भूमिका भी, जब 92 का बाबरी मस्जिद गिराई गई थी उसके बाद जो कत्लेआम हुआ था, उसमें भी उसने भयानक बर्बर भूमिका निभाई थी। लेकिन उसके बाद चेक एंड बैलेंस हुआ, खबरें आई, क्योंकि अखबार तो लोग देखेंगे ना, अखबार तो लोग पढ़ेंगे ना, तो वो सारा एक दौर चला। लेकिन आज की तारीख में आप पाएंगे कि चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो, मैं ये माइलस्टोन्स बता रही हूँ इंडियन डेमोक्रेसी के, जहां पर भारतीय आम नागरिक के खिलाफ सरकार ने युद्ध छेड़ा। नोटबंदी के रूप में देखिए, कोरोना के दौरान, लॉकडाउन के दौरान देखिए, तीनों कृषि कानून के दौरान देखिए, नागरिकता संशोधन कानून के दौरान देखिए। यहां जब जनता के खिलाफ सरकार खड़ी है तो मीडिया को कहाँ होना चाहिए था? मीडिया को तो जनता के दुख दर्द को रिप्रेजेंट करना चाहिए था ना, उसकी आवाज बनना चाहिए था, क्योंकि सबसे बड़ी खबर वही है। पार्टीशन के बाद भारत के इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर लोगों का माइग्रेशन नहीं हुआ। पार्टीशन में भी जब भारत का पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तब एक पट्टी प्रभावित हुई थी,
दक्षिण से लोग नहीं आए गए थे, लेकिन इस दौरान पूरे देश में आपको दिखाई देगा कि लाखों की संख्या में भारतीय नागरिक, हमारे हमवतन, बच्चों को ढोते हुए, मरते हुए, खपते हुए सड़कों पर थे। लेकिन इतनी बड़ी हकीकत को भी छुपाने, दबाने की कोशिश किस तरह से इस कॉरपोरेट मीडिया ने की, ये भी हमने देखा। वहां पे वो आप पूछ रहे थे कि आप कोरोना कैरियर हो, ये भी लोग पूछ रहे थे कि भाई आप जा रहे हो तो कोरोना फैल जाएगा। उनको चिंता ये थी कि ये लोग कोरोना फैला रहे हैं। वहां पे उनके पक्ष में कौन खड़ा हुआ? बाकी आम नागरिक खड़े हुए। सरकारें तो गायब थी। किन लोगों ने खाना खिलाया उनको? किन लोगों ने पानी दिया उनको? किसी सरकार ने नहीं दिया ना, किसी नेता ने नहीं दिया। और उसी समय इमर्ज किया जो हमारा अल्टरनेटिव मीडिया या सोशल मीडिया की भूमिका है। बड़े पैमाने पे आप पाएंगे कि पत्रकार उतरे, गए, खबरें की, जोखिम में डालते हुए सच को सामने लाए। तो ये मुझे लगता है कि आज जब हम आप बात कर रहे हैं तो मीडिया का जो दौर पहले रहा है उसकी तुलना में भीषण गिरावट है, जैसे लोकतंत्र में गिरावट। लोकतंत्र का संकट जिस तरह से बढ़ा है, आज हम बिल्कुल इस संकट में खड़े हैं कि भारतीय लोकतंत्र हिंदू फांसीवादी राष्ट्र में तब्दील होने के कगार पर है। वहां पर भारतीय मीडिया की भी स्थिति वही है कि वह उसका स्पोक्स पर्सन बना हुआ है, वह अवधारणा बनाने का काम कर रहा है, खबर देने का नहीं। वहां अवधारणा बनाई जा रही है कि हम अवधारणा कैसे बनाएं। अब मोदी जी का बयान आ गया तो यह ट्रम्प कार्ड है, यह मास्टर स्ट्रोक है, यह सर्जिकल स्ट्राइक है। तो ये सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं कि मीडिया में एक बहुत बड़े पैमाने पर एक तो जो बड़ी पूंजी का कब्जा हुआ है, और साथ ही साथ दूसरी हाथ में दिखाई देता है कि विचारधारात्मक रूप से जो दक्षिण पंथ का बोलबाला हुआ है, उसने जो अपनी पैठ बनाई है वहां पर, उसकी वजह से मीडिया का अभूतपूर्व संकट का दौर है। अच्छा भाषा जी, आपने देखा है कि पिछले दिनों में जो भारत के बड़े-बड़े सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो लोग हैं, डोभाल साहब हों और दूसरे लोग हों, अभी गुरुमूर्ति साहब भी जो आरएसएस के जो विचारक है, उनकी भी एक स्टोरी कहीं से न्यू इंडियन एक्सप्रेस में मैंने देखी। तो वो लोग यही कह रहे हैं कि सिविल सोसाइटी जो है वो भारत के लिए खतरा बनने वाला है, और ये जो सोशल मीडिया है वो भारत के लिए खतरा है, भारत के जो तथाकथित जो राष्ट्रहित है उनके लिए खतरा है। अफसोस की बात ये है कि जो भी इंस्टीट्यूशन से उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। जो मीडिया के जो बड़े-बड़े घराने थे उन पे भी उनका कब्जा हो गया। अब छोटे-मोटे इधर-उधर अगर अल्टरनेटिव कुछ चैनल्स हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कि कुछ खबरों को दिखा रहे हैं, तो उनके ऊपर भी हमला है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा हमला है, जैसे मान लीजिए आपने वायर का नाम लिया या न्यूज़ क्लिक का नाम लिया, या जो भी छोटे-मोटे जो भी चल रहे हैं, उनको भी ये खत्म करना चाह रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ये सीरियस हैं इन चीजों को लेके, या फिर पत्रकारों को सीरियस होना पड़ेगा इनकी ये मतलब ये बातों को सुन के, क्योंकि इसको हंसी में उड़ाने वाली बात शायद नहीं है। देखिए, आज के दौर में तो ऐसा लगता है कि वो फाइट टू फिनिश के लिए है। उनका उनका जो पूरा का पूरा माहौल है, वो माहौल है कि सबको निपटा देना है, किसी भी न किसी भी तरह से निपटा देना है, खत्म कर देना है। विरोध और असंतोष की आवाज दिखाई सुनाई नहीं देनी चाहिए। यह बुनियादी प्रस्तावना है। और इसीलिए डोभाल जो इतने अहम पद पर बैठे हैं, वह खुलेआम, वो भी किसको संबोधित कर रहे हैं ये भी आप सोचिए। वो सिक्योरिटी फोर्सेस को संबोधित कर रहे हैं, वो पुलिस को संबोधित कर रहे हैं, वहां पर ये बात बोल रहे हैं। इसका बहुत अच्छा माकूल जवाब अरुणा राय, जो हमारे दौर की बहुत अहम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपने लेख में दिया कि वी आर नॉट एनिमीज, है ना। तो अब सवाल ये है कि देश में सरकार और सरकार से जुड़े हुए लोग देश के नागरिकों के खिलाफ ही युद्ध छेड़ने के मूड में दिखाई देते हैं, है ना। पहले हमें लगता था कि ये युद्ध सिर्फ कश्मीर में चलेगा, बस्तर में चलेगा, नॉर्थ ईस्ट में चलेगा, ठीक है चलने दो, वहां लोग लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। हम मेन लैंड के लोगों को क्या करना, है ना। भाई कश्मीर अलग ही है, नॉर्थ ईस्ट अलग ही है, बस्तर में आदिवासी हैं जिनको हम नक्सल मान लेते हैं, कहानी खत्म कर देते हैं। लेकिन आज के दौर में ये दिखाई दे रहा है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जो ये सोशल मीडिया या जो अल्टरनेटिव मीडिया है, जन मीडिया है, अलग अलग छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका दबाव बहुत तगड़ा है। शायद इन्होंने पहले सोचा नहीं था
कि इसकी भी आवाज इतनी दूर तक पहुंचेगी, क्योंकि ये जनता की आवाज है। अब आप ये भी सोचिए कि जनता की आवाज है, ये बहुत कम संसाधनों में चल रहे हैं, लेकिन इन्हें लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। मतलब फेसबुक पे इनका कब्जा, ट्विटर पे इनका कब्जा कहाँ नहीं है, कब्जा हर जगह है ना। सोशल मीडिया में भी मालिकों के साथ डीलिंग है ना। फेसबुक का तो सच सामने आया ही है जो विसल ब्लोवर ने दिया। लेकिन उसके बावजूद आज का जो नौजवान है, आज का जो देश के लोकतंत्र से प्रेम करने वाला व्यक्ति है, वह हर स्थिति में अपनी आवाज यहां से नहीं, क्योंकि एनर्जी है, ये भी सोचिए, ये एक साइंस का सिद्धांत है, ये एनर्जी है, सच्चाई की एनर्जी है ना, ट्रुथ है। तो आप ये दरवाजा बंद कर दीजिएगा तो वो यहां से निकलती है, फिर वो यहां से निकलती है, फिर वो यहां से निकलती है। उनका मानना है कि पूरा का पूरा हम ऐसे बंद कर दें, लेकिन पूरा का पूरा बंद करना तो हिटलर भी नहीं कर पाया था अपने दौर, जब जो सबसे खौफनाक दौर मानवता के इतिहास का माना जाता है रिसेंट हिस्ट्री में। तो अभी जो एक सबसे बड़ा खतरा है कि इनको लग गया है कि ये जो छोटी छोटी आवाजें हैं यह भी पहुंच रही हैं। जैसे किसान आंदोलन के समय आप देखिए, वहां उन्होंने कहा कि हमें गोदी मीडिया बायकॉट हमें नहीं चाहिए, बाय वन गेट वन टू पहला आंदोलन है मेरी पैदाइश के बाद से, जो मेरी वोट संभालने के बाद से, जहां मीडिया पर सीधी टिप्पणी थी कि भाई गोदी मीडिया की एंट्री नहीं चाहिए हमें। उन्होंने अपना एक अल्टरनेटिव विकसित किया, उन्होंने अपना अखबार निकाला, अपना एक चैनल निकाला, छोटी ही सही लेकिन ये किया। यही बात हमें शाहीन बाग नागरिकता संशोधन कानून के समय दिखाई दी। उत्तर भारत में डिटेंशन सेंटर क्या हो सकते हैं ये कोई मीडिया नहीं दिखा रहा था। ये जो हम और आप तमाम प्रयास कर रहे हैं उसके जरिए लोगों तक पता चला कि डिटेंशन सेंटर भी देश में है, इनके बारे में भी बात होनी चाहिए। तो एक तरफ तो उनको लग गया है, उनको ये लग गया है कि छोटे छोटे हैं लेकिन इनकी ताकत बहुत है, क्योंकि इनको लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। भाई किसान आंदोलन के आगे घुटना टेकना जिस भी स्वर में टेका हो, लेकिन वापस लेना पड़ा ना मोदी सरकार को। क्यों लेना पड़ा? क्योंकि उन्होंने पूरी कोशिश की कि अवधारणा बनाए कि किसान आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, देश के खिलाफ काम करने वाले हैं, लेकिन उस अवधारणा में वो सफल नहीं हो पाए। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि सारा मीडिया उनके साथ था, सारे संसाधन उनके साथ थे, लेकिन ये जो किसान के पक्ष में और लोकतंत्र के पक्ष में छोटी और बड़ी आवाजें थी पूरे देश में, अलग अलग भाषाओं में, तमिल में थी, तेलुगु में थी, कन्नड़ में थी, बांग्ला में थी, मराठी में थी, हिंदी में तो थी ही। इन्होंने इस परसेप्शन को काउंटर किया, इस अवधारणा को चुनौती दी, और आम लोगों के दिमाग में लगा कि नहीं किसान तो ठीक है। तो मुझे लगता है इसलिए इनको अब लग रहा है कि ये जो छोटी छोटी आवाजें हैं, वरना आप ये सोचिए कि एचडब्ल्यू की जो दो पत्रकार हैं जिनकी उम्र 21 साल और 20 साल है, उनके ऊपर आप इस तरह से हमला करते हैं, इस तरह से उनको, क्योंकि आप सबक देना चाहते हैं। वो भाषा सिंह को भी सबक देना चाहते हैं, अभय कुमार को भी सबक देना चाहते हैं कि आप भी सीखो, आप भी हो सकते हो। तो ये मुझे लगता है कि ये जो एक पूरा इन्होंने माहौल बनाया है कि नहीं हम तो युद्ध छेड़ेंगे, और इसीलिए सिविल सोसाइटी, क्योंकि इतनी टेमिंग, भाई आपने एफसीआरए के रूल खत्म चेंज कर दिए, फॉरेन फंडिंग के रूल्स चेंज कर दिए, सब कुछ कर दिया, तब भी आप सिविल सोसाइटी को एज अ एनिमी पेश कर रहे हैं, और सरकार की तरफ से कहीं कोई काउंटर नहीं। कोई मंत्री तो खैर क्या ही बोलेगा इस सरकार में। तो ये मुझे लगता है कि उनको लग गया है कि ये जो क्योंकि असंतोष है यूपी में, सब कुछ करने के बावजूद असंतोष है ना। उनकी अपनी स्टडी बता रही है कि यूपी इतना आसान नहीं है योगी और अमित शाह और मोदी के लिए। तो उनको ये लग रहा है कि असंतोष जो पनप रहा है, इसको जो जगह मिल रही है, इसके स्रोत को ही काउंटर किया जाए। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये जो छोटी छोटी आवाजें हैं ये और तेज होंगी, क्योंकि ये वक्त की मांग है। यही हमें इतिहास ने समझाया है कि शासन जितना निरंकुश होता है उसके खिलाफ आवाजें मल्टीप्लाई होती हैं, बढ़ती जाती हैं, क्योंकि ये फिर आदिवासियों की ही सर्वाइवल की फाइट नहीं होगी, ये दलितों की भी सम्मान की फाइट है। ये कौन जाना चाहेगा पुरातन कालीन मनुस्मृति में गाय और गोबर के पास? बतौर महिला तो मैं नहीं जाना चाहूंगी, बिल्कुल नहीं जाना चाहूंगी ना। मैं चाहूंगी कि मेरा भविष्य या मेरी अगली पीढ़ी जाए। हम सबको तो फिर फाइट करना पड़ेगा ना। हमें तो अपने दीवार के पास खड़ा कर दिया, अब हमारे पास तो कोई जगह ही नहीं रह गई है, तो हम तो लड़ेंगे ना। अगर हमें जिंदा रहना है तो हम लड़ेंगे। तो ये तो सर्वाइवल की बात है मुझे लगता है। इसलिए आने वाले दिनों में हमने देखा भी है, पिछले 3-4 साल में आप देखिए लगातार भारत का मानचित्र मैप उठाइए, हर जगह जो सर्वाइवल की फाइट है
वह तेज हुई है। और जिस तरह से आर्थिक बदहाली बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, तो वहां एक लिंचिंग मॉब बढ़ी है उनकी तरफ से, क्योंकि वहां पे रोजगार उनको मिल रहा है। वो गुड़गांव में मस्जिद और नमाज ना होने पर ही सारा जोर शोर लगा रहे हैं। वो फंडेड क्राउड्स हैं ना, वो तो बिल्कुल डिजाइनर कुर्ता पहने हुए, यहाँ टीका लगाए हुए, यहाँ माथा लगाए हुए, बाइक घुमाते हुए आएंगे, लेकिन उनके विरोध में भी लोग खड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये फाइट, ये जो लड़ाई है, ये बहुत तीखी होती जा रही है और आने वाले दिनों में और तीखी होगी। और इसमें बतौर जी आखिरी सवाल भाषा जी, आपके लेखों को भी हम लोग पहले पढ़ते थे, न्यूज क्लिक में भी आपका जो प्रोग्राम है उसको भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं। तो कोई आपसे पूछ सकता है कि आपके अंदर में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, और जो नए पत्रकार जो लोग हैं जिनके पास बहुत सारा मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि वो डेमोक्रेटिक सोच के लोग हैं, और आपको पता है कि आजकल जब तक आप सरकार की हाँ में हाँ ना मिलाएं तब तक उनको नौकरी नहीं मिलती है, उनको प्रमोशन नहीं मिलता है, उन लोगों के लिए क्या आपके संदेश होंगे और इस मुश्किल के दौर में कैसे हमें मुकाबला करना चाहिए? कुछ अगर आपके कुछ अनुभव हो तो उसको जरा शेयर कर जी दीजिए। जी देखिए, मैं संदेश देने लायक स्थिति में तो हूँ नहीं, क्योंकि मैं तो खुद भी अभी ट्रेनी पत्रकार ही हूँ। सीख रहे हैं हम सारे लोग। लेकिन एक बात मुझे जरूर लगती है, और बहुत मजबूती से और शिद्दत से लगती है, कि और सबसे बड़ा जो एक आप कहिए कि साहस मिलता है या हिम्मत मिलती है लगातार आगे बढ़ते रहने की, वो युवा पत्रकारों से ही मिलती है। क्योंकि वो जिस तरह से नए नए रास्ते खोज रहे हैं, बिना हिम्मत हारे हुए, बहुत कम संसाधनों में। जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी, मैं किसी और पेशे में थी, बहुत जुनून था पत्रकार बनने का, वो पेशा छोड़ के यहाँ आई मैं बहुत कम पैसे में, जितने पैसे वहां मिलते थे उससे कम में शुरू किया मैंने काम। तो तब एक निश्चित तौर पे एक आइडियलिज्म था कि हम ये कर सकते हैं, हमें ये लिखना है। हिंदी बहुत अच्छी नहीं थी, धीरे धीरे हिंदी सीखी मैंने। लेकिन तब से लेकर आज तक मुझे लगता है कि पत्रकारिता जो जिंदा है, वह तमाम युवा और जो वाइब्रेंट पत्रकार हैं। देखिए, युवा जब मैं कह रही हूँ, तो जब हमने पत्रकारिता शुरू की तो कास्ट के हिसाब से आप देखिए तो बहुत मोनोलिथिक थी पत्रकारिता। जेंडर के लिहाज से भी कम से कम हिंदी पट्टी में बहुत कम जेंडर रिप्रेजेंटेशन टॉप पर था, आज भी बहुत कम है। लेकिन उसे जिस तरह से लोगों ने तोड़ा है, जिस तरह से दलित समाज के नौजवान पत्रकारिता कर रहे हैं, लड़कियां पत्रकारिता कर रही हैं, वो एक हिम्मत देता है बहुत तगड़ा। और वो जो आवाजें ला रही हैं, उन आवाजों को नजरअंदाज करना तकरीबन असंभव है। जो कॉरपोरेट मीडिया है उसके लिए भी असंभव है। और इसी के साथ साथ मुझे ये लगता है कि हमें अंदर से ये विश्वास करना बहुत जरूरी है कि जो हम कह रहे हैं वह सच है। आज के दौर में हमें अपने सच को परखना पहले की तुलना में बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि हम कोई गलत खबर अपनी तरफ से ना दें। हम कोई गलत तथ्य, चाहे वो हमारे पक्ष का हो या उनके पक्ष का हो, जब मैं उनका पक्ष कह रही हूं तो इसका मतलब साफ है जो जनता के पक्ष में नहीं है, उनके खिलाफ भी दुष्प्रचार करना एजेंडा नहीं होना चाहिए। और भाषा की जो मर्यादा है, मुझे लगता है कि ये बहुत नौजवानों को समझने की जरूरत है। वो ट्रैप बिल्कुल वही होता है, एक ही ढंग का ट्रैप है, क्योंकि दुनिया में जितनी गालियां हैं वो सब औरत के खिलाफ, जितनी अभद्र भाषा है वो एक औरत के खिलाफ है, वह दलित के खिलाफ है, अल्पसंख्यक के खिलाफ है। इसलिए इसकी सतर्कता, भाषा का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि सारे दरवाजे बंद हैं। निश्चित तौर पे दरवाजे बंद हैं, लेकिन इस समय जिस तरह से छोटे छोटे जो दरवाजे खुल रहे हैं, नए विकल्प सामने आ रहे हैं, उनका हम इस्तेमाल कैसे कर सकें। और जो कॉरपोरेट मीडिया है, अगर उसमें भी मौका मिले, वहां भी काम करने का मौका मिले, तो हमें वह मौका, निश्चित तौर पे कुछ मीडिया घराने हैं जिन पे मैं तो कभी जिंदगी में नहीं सोच सकती कि कोई सोचने समझने वाला व्यक्ति जा सकता है, उसे जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह वेस्ट ऑफ एनर्जी। अब आप जी टीवी पे जाना चाहें तो ठीक है, फिर खुदा ही आपका मालिक है। आप कहें कि नहीं, वहां मैं बहुत बड़ा तब्दीली ले आऊंगा, या रिपब्लिक टीवी पे अर्नब के साथ काम करते हुए आप सोचें, उन सब चीजों को आप छोड़ दें। जो इस तरह के माउथ स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं, उनको छोड़ दें, तो बाकी जितने भी विकल्प हैं हमारे पास, और इस समय विकल्पों की तादाद भी अच्छी है, उनका भरपूर इस्तेमाल करना और एक दूसरे से कड़ी जोड़ना बहुत जरूरी है। आप जो काम कर रहे हैं और जो मैं काम करना चाहती हूँ, हम दोनों के बीच एक रिश्ता होना जरूरी है,
आपका काम सही है तो मैं भी आपके काम को जगह दूं, मेरा काम सही है तो आप भी। ये प्रतिस्पर्धा के साथ, ये अगर हम साझा विकसित नहीं करेंगे, हम सोचें कि एक दूसरे को ही हम निपटा दें, फिर बाद में बड़े आदमी को देखेंगे, वो नहीं, उसका दौर नहीं है, क्योंकि संसाधन कम है। और ये निश्चित तौर पे लोकतंत्र के खिलाफ एक खुला युद्ध है जिस दौर में हम रह रहे हैं। ये मजाक की बात नहीं है। लोग कहते हैं पहले भी ऐसा दौर आया, उस समय भी ऐसा दौर आया। मेरा मानना है जो आया बहुत अच्छा है, उस समय जो लोग थे वो लड़े। इस समय की लड़ाई हमें अपने बलबूते पर नए संसाधनों के साथ, नई सोच के साथ, व्यापक एकजुटता के साथ और विचारों के एक मेल के साथ करनी बहुत जरूरी है। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत तादाद में लोग लड़ रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, कम से कम पत्रकारिता कर रहे हैं। आप उसे, लोग बोलते हैं कि वो पत्रकार नहीं, वो एक्टिविस्ट है। अब दिक्कत ये है कि जो पत्रकार पत्रकारिता करना चाहता है उसे एक्टिविस्ट ब्रांड कर दिया जाता है। आप कुछ भी ब्रांड करिए किसी को भी, लेकिन सच को सामने लाने का काम हमें हर हाल में रखना चाहिए और अपने संकट में पड़े लोगों के, साथियों के, साथी पत्रकारों के पक्ष में खड़ा होना, उन्हें भूलना नहीं। मैं कभी जिंदगी में जब से सद्दीक कप्पन गए हैं, कभी भूलती नहीं हूं कि वह व्यक्ति आज भी एक रिपोर्टिंग के लिए जेल में है। उसके खिलाफ 5000 पन्नों का एक चार्जशीट है। ये हमें अपनी जो स्मृति है उसको भी ताजा रखना कि यह गलत हुआ है, गलत को गलत कहना, सच को सच कहना और लोकतंत्र में अटूट विश्वास रखना। कम से कम किसान आंदोलन, उससे पहले का एनआरसी का आंदोलन और इस तरह के अनगिनत आंदोलन हमें ये सिखा रहे हैं कि लड़ाई और सच साथ साथ चल रहा है। और अगर चले मजबूती से तो कितना भी निरंकुश शासन क्यों ना हो, आवाज तो सुननी ही पड़ती है। जी भाषा जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 16 नवंबर को प्रेस डे मनाया जाता है, लेकिन प्रेस की क्या हालत है इसके बारे में चर्चा करने के लिए मेन स्ट्रीम अखबार के पास, मीडिया के पास जगह नहीं है। तो आज हमने भाषा जी से बात की और उन्होंने, भाषा जी ने अखबार के और मीडिया की जो समस्याएं हैं, उसका जातिगत जो चेहरा है, महिला विरोधी जो उसका रूप है और जो चैलेंजेस हैं और जिस तरह से उसमें गिरावट आई है, उस पर बहुत सारी उन्होंने बातें रखी। इससे पहले अनिल चमड़िया जी से और जॉन दयाल से जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी हमने बात की, और लोगों से बात करेंगे। और ये सारी चीज आप मेरे यूट्यूब चैनल अभय कुमार जेनू पे देख सकते हैं। भाषा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। Kindly like, share and subscribe our YouTube channel.